हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम आई राइट। हम साइंस के अंदर एनसीईआरटी के अंदर 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास में आसपास के पदार्थ। और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम साइंस के अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो हम है ना जो भी मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उनको हम है ना रियलाइज़ करने के लिए, उसके आंसर्स को डिलाइट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ रहे हैं। उसके अंदर जो भी अपने पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको अपन रियलाइज़ करने के लिए और टॉपिक को पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो मैं थोड़ा सा वापस से रिवाइंड करा देता हूँ आपको। देखो, चैप्टर के अंदर मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया। देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर मैंने आपको सॉलिड के अंदर बताया सॉलिड पदार्थ जो होता है ना जिसका एक आकार भी होता है और एक आयतन भी होता है। ऐसे मैंने लिक्विड के अंदर आपको बताया है कि लिक्विड का कोई आकार नहीं होता लेकिन उसका एक आयतन होता है। और वहीं में गैस के अंदर मैंने आपको बताया ना तो गैस का कोई आकार होता है ना ही कोई उसका आयतन होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको जनरल सी बात बताई थी अभी तक में, और उसी के अकॉर्डिंग ये इनके क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद में मैंने आपको एक डेंसिटी के बारे में बताया था जिसको कहते हैं घनत्व। घनत्व के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि घनत्व का फॉर्मूला अपने पास में ये रहा, घनत्व बराबर में द्रव्यमान बटा आयतन। और उसको मैंने समझाने के लिए आपको पेट्रोल पंप का एक एग्जाम्पल भी दिया था। उसकी जो इकाई होती है, इकाई यानी किलोग्राम बटा मीटर क्यूब में होती है। इकाई को, किलोग्राम का मतलब होता है द्रव्यमान, मीटर क्यूब का मतलब होता है आयतन, और इन दोनों को बटे में रखने पर ही अपने पास में घनत्व आता है। फिर घनत्व के अंदर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी समझाया था कि घनत्व को कैसे समझा जा सकता है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि एक नॉर्मल पानी लो ग्लास के अंदर, एक आपने क्या करो उस पानी, एक दूसरा ग्लास और लो जिसके अंदर आप नमक डाल दो, और नमक, ये दोनों कंडीशन करने के बाद में आप क्या करो, एक है ना कोई प्लास्टिक का कोई छोटा टुकड़ा, या फिर आप एक काम करो कि सबसे बेस्ट है कि आप है ना पानी का है ना, ओ सॉरी माफ़ कीजिए, बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा होता है ना, वो पानी की दोनों ग्लासों के अंदर डालो अलग अलग। जैसे आप डालोगे ना तो आप देखोगे कि है ना जो बर्फ़ का जो टुकड़ा है ना, किस वाले ग्लास के अंदर है ना सबसे ज़्यादा बर्फ़ का टुकड़ा डूब रहा है और किस वाले ग्लास के अंदर बर्फ़ का टुकड़ा ज़्यादा बाहर रह रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा ना तो वो घनत्व क्या करेगा, पानी को, पानी की कंडीशन के अंदर जो सरफेस के ऊपर की तरफ में धकेलेगा, यानी नीचे की तरफ में चीज़ों को नहीं खींचेगा, वो ऊपर की तरफ में धकेलने की कोशिश करेगा। तो यानी बर्फ़ का जो टुकड़ा होगा ना वो ऊपर की तरफ में ज़्यादा बाहर निकलेगा, ना कि डूबेगा। ठीक है ना, इस कंडीशन के अंदर। ऐसे समुद्र के अंदर क्या होता है, समुद्र के अंदर अत्यधिक है ना लवणता होती है। लवणता होने का मतलब हो गया अत्यधिक मात्रा के अंदर क्या होता है, नमक होता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे है ना कोई भी चीज़ अगर जैसे स्टार्टिंग के अंदर जैसे डूबती है ना, अगर उसकी है ना अपने पास में है ना समुद्र का क्या एक खुद का है ना गहराई का है ना एक भाव होता है। भाव होने का मतलब ये हो गया कि जब आपने देखा होगा कि लहरें ऐसे मूवमेंट करती है, तो मूवमेंट करने का मतलब ये हो गया कि अपने पास में नीचे की तरफ में एक प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब वो प्रेशर क्रिएट होने का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ है ना अगर उस प्रेशर के अंडर में आ गई तो वो प्रेशर से नीचे चली जाएगी, तो आज वो जल्दी जल्दी उसमें डूबना शुरू कर देती है। लेकिन वहीं पे क्या होता है, वो प्रेशर ना रिलीज होके है ना जंप मारता है। यानी जंप मारने का मतलब हो गया कि आपको है ना ऊपर की तरफ में धकेलने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उस पानी की है ना डेंसिटी ज़्यादा है, और डेंसिटी की वजह से फिर आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको है ना एक ह्यूमन पर्सन की बात कर रहा हूँ, वो ऊपर की चीज़ में आके है ना ऐसे तैरने लग जाती है। ठीक है ना, कोई मूवमेंट नहीं होने पर। क्यों? क्योंकि आपका जो घनत्व होता है ना वो घनत्व है ना ऊपर की तरफ में आपको फेंक देता है। ठीक है, मैंने यहाँ तक इतना सा डिस्कस किया था। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं लेस। ठीक है, देखो, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। यहाँ पे अपने पास में है ना कुछ एक बात और मैं आपको डिस्कस कर दूँ कि इस किताब के अंदर जो जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किताब क्या थोड़ी पुरानी है। तो पुरानी होने की वजह से क्या हुआ कि इसके अंदर थोड़े से है ना जो अक्षर लिखे हुए हैं वो थोड़ा सा मिसमैच है, मतलब थोड़े थोड़े जगह पे आपको डिसलाइक मिलेंगे। तो मैं उसको है ना पूरी तरह से पढ़ के आपको रिवील करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ज़्यादा नहीं है, कुछ चैप्टर्स के अंदर है बस। ठीक है ना, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अपने प्रेक्षण में हम जानते हैं कि जल पदार्थ की 3 अवस्था के अंदर उपस्थित होता है। कौन कौन सी के अंदर? देखो, वो 3 अवस्था अपने पास में कौन सी है? वो 3 अवस्था अपने पास में है कि सबसे पहले अपने पास 3 अवस्था कौन सी हो सकती है। एक तो है ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल, और गैस जैसे जल वाष्प। ये 3 अवस्था अपने पास में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बेसिक तरीके से मैं बता दूं, वाटर है, वाटर को अपन बर्फ के रूप में भी रख सकते हैं, वाटर को वाटर के रूप में भी रख सकते हैं, वाटर को गैस के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, और उसके बाद में अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कण पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, खोजना चाहिए। खोजा है तभी तो जाके अपन को आंसर्स पता चल पाए हैं सबके। ठीक है ना, आगे कंटिन्यू करते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अब तापमान के परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है ना, मैं थोड़ा सा स्क्रीन साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, समझना आसान हो जाएगा। अब देखते हैं। देखो,
तापमान के परिवर्तन के प्रभाव। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, अगर जैसे ही मैं उसमें अंदर तापमान को बढ़ाऊंगा, उसके तापमान को अपनी स्थिति से ज़्यादा तापमान पे बढ़ाऊंगा, तो उसके आकार में, उसकी स्थिति के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। देखो, एक बीकर में 150 ग्राम के बर्फ का टुकड़ा ले और चित्र 1.6 के अनुसार, अब एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को मैं भी अभी आपको ना पेपर के अंदर शो करके बताऊंगा। तो 1.6 ग्राम के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास में, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो, ये अपने पास में एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या करा, ये अपने पास में वाटर है, ठीक है ना। इस वाटर के अंदर मैंने क्या करा, एक है ना छोटा सा बर्फ का टुकड़ा इस टाइप का कंडीशन के अंदर आपके पास में डाल दिया। जैसे डाला, और उसके बाद में मैंने क्या करा, ऊपर की तरफ में है ना इसके ऊपर एक ऐसी छड़ लगा दी। उसके बाद में एक थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर को मैंने ऐसे ट्यूब के अंदर डाला, ठीक है। उस पर ये कोडिंग कर रखी है, ठीक है, और ये ऐसे मार्किंग हो रखी है उसके अंदर। और ये सिर्फ ये जो थर्मामीटर का जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट है ना सिर्फ और सिर्फ बर्फ को छू रहा है, ठीक है। ये केवल बर्फ के पॉइंट को छू रहा है, बाकी मैंने इसको ऊपर की तरफ में ऐसे लटका दिया, ठीक है ना। यहाँ तक तो ये पहली बात। अब उसके बाद में बोल रहा है कि धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। धीमी आंच पर कहने का मतलब हो गया, जो ये आपका बीकर है ना, ये भी आपका जो बीकर है, इस बीकर को मैंने क्या करा, यहाँ पे इधर नीचे की तरफ से क्या करा, इसको मैंने बर्नर लगा दिया यहाँ पे। बर्नर का मतलब हो गया कि यहाँ से आग दी जा रही है इसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जब बर्फ पिघलने लगे, मतलब बर्फ जब पिघलने लगे, तो तापमान नोट कर ले। अब ऑब्वियसली बात है, पानी है ना। अब पानी के अंदर मैंने बर्फ को रख रखा है, तो ऑब्वियसली बात है, पहली बात तो ये पानी खुद ही अपना टेम्परेचर इसको सो देने की कोशिश करेगा। ये अपना बर्फ जो होगा वो अपना टेम्परेचर इसके अंदर देगा, ये वाला टेम्परेचर इसको इसमें देगा। तो पहली कंडीशन तो आप ये समझ लो कि बर्फ के अंदर अपने पास में, बर्फ के अंदर क्या, सॉरी माफ करना, पानी के अंदर पहले बर्फ है, उसके बाद में मैं टेम्परेचर को भी नोट कर रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं एक और कंडीशन सामने रखूँ कि अपने पास में बीकर है, आप एक काम करो, पानी मत डालो, सिर्फ और सिर्फ एक ये बर्फ का टुकड़ा डाल दो, और उसके बाद में थर्मोमीटर रख दो, ये कंडीशन है। और उसके बाद में फिर आप क्या कर दो, बर्नर लगा दो। ये दो कंडीशन अपने पास में, सीधी सी बात है, जितनी स्पीड से अपने पास में, जितनी तेजी से है ना ये बर्फ पिघलेगा ना, उसके मुकाबले ये बर्फ बहुत तेजी से पिघलेगा। क्यों पिघलेगा? क्योंकि एक तो इसके ऊपर जल का प्रेशर भी पड़ रहा है, ऊपर से नीचे में बर्नर भी लगा रखा हूँ। बर्नर का मतलब हो रहा है ये इसको गर्म कर रहा है, हीट कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है उसके बाद में, जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तब पुनः तापमान को नोट करें। अब सीधी सी बात है, जब थोड़ी सी टाइम लगेगा, थोड़े से टाइम के अंदर क्या होगा, बर्फ पूरी पिघल जाएगी, तो जल के अंदर हो जाएगा। तो उसका मतलब थर्मामीटर से आप क्या करो, उसके अंदर नोट कर लो, क्या कर दो, रीडिंग नोट करो। नेक्स्ट, अब ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अपना जो प्रेक्षण है उसको नोट कर लो। फिर अब बीकर में एक कांच की छड़ डाल, और उसके बाद में छड़ डालकर, कहने का मतलब डालकर, अब बीकर में एक कांच की छड़ डालकर हिलाते हुए गर्म करें, और जब तक उसमें जल उबलने ना लगे। अब जैसे अपने पास में जल उबल रहा है, तो उबलने के बाद में क्या करो, एक है ना छड़ डाल दो, और छड़ के अंदर ऐसे यूँ मूवमेंट करो, ठीक है ना। उसके बाद में थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें। लगातार आपको थर्मामीटर देखना है कि उसके अंदर मूवमेंट हो रही है क्या, कुछ थर्मामीटर के अंदर क्या हो रहा है, धीरे 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 रीडिंग बढ़ रही है क्या। फिर उसके बाद में आपको देखना है कि जल की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण करें। अब सीधी सी बात है, पहले था बर्फ, बर्फ को तुमने पिघलाया, पिघलाने के बाद बना वो वाटर के बाद में फिर आप क्या कर रहे हो, उसको भाप बनाना चाह रहे हो। भाप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे बर्नर लगा के उसको तापमान हीट देनी पड़ेगी। जैसे ही हीट दोगे तो वो धीरे 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 जल क्या होगा, भाप के रूप में कन्वर्ट होगा, और वो ऊपर उठने लग जाएगा। उस कंडीशन में, तीनों कंडीशन के अंदर आपको देखना है थर्मोमीटर की रीडिंग कहाँ जा रही है। आप बस ये चीज़ नोटिस करोगे, इन 3 कंडीशन के अंदर क्या होगा, थर्मोमीटर की रीडिंग ऊपर उठती जाएगी, ऐसे धीरे धीरे, ठीक है ना। ये चीज़ अपने पास में एक इकलौता, मतलब एक कहने का मतलब हो गया कि इनडायरेक्टली मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आपसे पूछा जाए कि अगर आप पदार्थ की 3 अवस्था को परिवर्तित करने के लिए केवल एक रूप बताइए, तो वो एक रूप है, कौन सा है अपने पास में, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है जल। जल को अपन तीनों अवस्था के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, ठोस का मतलब हो गया अपने पास में ठोस अवस्था के अंदर जो बैठी चीज़ है, उसको ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब देख, सीधी सी बात है, आप एक स्टील का बर्तन लो, उसके नीचे है ना आप है ना फायर लगा दो। फायर लगाने के बाद में क्या होगा, स्टील के बर्तन के अंदर से बहुत भयंकर तरीके से वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होने का मतलब क्या, उसके कण मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब उसके बाद में गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगेंगे। ये बात मैंने आपको बोली थी।
ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के कण आकर्षण बल को पार कर लेते हैं। अब मुझे बताइए, आपके पास में दो कण हैं जो सॉलिड अवस्था में ऐसे चिपके हुए हैं, जैसे उसमें हीट आएगी ना, तो हीट आने के बाद में इन दोनों पे हीट आएगी। हीट आने के बाद में क्या होगा, ये दोनों ऐसे ऐसे है ना रगड़ खाएंगे। रगड़ खाने का मतलब होगा इनके बीच में मूवमेंट होना शुरू होगी। फिर मूवमेंट होने के बाद में क्या होगा, इसके पड़ोस में एक और नट बैठा है, इसके पड़ोस में एक और नट बैठा है, सब मूवमेंट करना शुरू करेंगे और उनके बीच में क्या होगा, धीरे धीरे है ना ऐसे गैप होना शुरू हो जाएगा। गैप बनने की कोशिश करेंगे, वापस भी चिपकेंगे तो वापस गैप बनने की कोशिश होगी। तो एक तरह से इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जो आकर्षण था ना वो धीरे धीरे हट रहा है, ये बोलना चाह रहा है। फिर उसके बाद में इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। अब ये जैसे जैसे ये मूवमेंट होगी ना, तो ऐसे ही धीरे 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 ये छूट जाएंगे, ये इधर मूवमेंट करेगा, ये इधर मूवमेंट करेगा, अलग अलग जगह चले जाएंगे। अब उसके बाद में क्या होगा, एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके बाद में क्या होता है कि वो जब जैसे जैसे मूवमेंट करते जाते हैं ना, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि सारे कण अपनी अपनी स्थिति को छोड़ना शुरू कर देते हैं। कैसे, सॉलिड होता है, सॉलिड से धीरे 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 पिघलना शुरू हो जाता है। पिघलने की स्थिति का मतलब, समझाने का मतलब ये हो गया, इनडायरेक्टली आप कहने का मतलब हो गया लोहा है, लोहे को आप गर्म करने की कोशिश करो, लगातार लोहे के ऊपर है ना आप आंच मारोगे ना, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, लोहा गर्म होगा, पिघलने की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है ना, बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था इनडायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में कि जिसके बाद में हो गया। अब उसके बाद में ये आपके पास में जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रखा है। देखो क्या बता, बीकर था, बीकर के ऊपर ये टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगा दिया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास में ये थर्मामीटर लगा दिया है। थर्मामीटर लगाने के बाद में ऊपर यहाँ पे अपने पास में ये बीकर है, नीचे की तरफ में ये बर्नर लगा रखा है, यहाँ से अपने पास में आग दे रहे हैं। और फिर उसके बाद में क्या कर रहा है, पहले बर्फ़ का टुकड़ा डाला, बर्फ़ का टुकड़ा डालने के बाद में थर्मामीटर से नोट किया, फिर पानी बन गया तो पानी के बाद में नोट किया, और पानी बनने के बाद में फिर उसके बाद में भाप के रूप में निकला तो नोट किया। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा डायग्राम थोड़े थोड़े से हल्के हल्के शो होंगे, पुरानी किताब है इसलिए। ठीक है ना, बाकी मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। बाकी वही सब लिखा हुआ है, थर्मामीटर, कांच का ग्लास, कांच की छड़, और इसके अंदर वाटर हो गया तो वाटर, बर्फ़ है तो बर्फ़, बर्फ़ के बाद में अपने पास में भाप हो गया तो भाप। ठीक है ना, नेक्स्ट अब अपने पास में यहाँ पे लिखा हुआ ही है अपने पास में 1.6 के अंदर बर्फ़ का जल में बदलना, फिर बर्फ़ का जल में बदलने के बाद में जल का वाष्प में बदलना, ये दोनों कंडीशन आपके बाद में बता रही है। अब जैसे ही अपन ने है ना ये बर्फ़ का जल में बदलना, जल का भाप में बदलना, ये बदलना स्थिति तो पढ़ लिया, लेकिन इसको रियलिटी में बोलते क्या है, तो उसको अपन बोलते हैं गलनांक। अब ये गलनांक का मतलब क्या होता है, इसको समझिए आप। गलनांक का मतलब किस तरह से समझेंगे, देखो क्या बोल रहा है, न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान पर जब ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, ऐसा न्यूनतम तापमान, जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये पेंसिल है, इसको मैं ना तापमान दे रहा हूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू किया मैंने, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, ऐसे करते करते ये 10 डिग्री पर जाकर अगर ये पिघल जाता है, तो ये इसके लिए वो न्यूनतम तापमान होगा जिस पे पिघलना शुरू हो गया। तो इसके लिए वो क्या कहलाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु कहलाएगा। तो ये बोल रहा है वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, तो वह इसका गलनांक कहलाता है। गलनांक को अभी से याद कर लेना आप, इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। 2 वर्ड आएंगे, एक गलनांक, एक क्वथनांक, ये 2 वर्डों को अपन को समझना है। ठीक है ना, क्वथनांक अभी टॉपिक के अंदर आएगा, मैं उसमें समझाऊंगा। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। अब सीधी सी बात है, गल रहा है एक 10 डिग्री सेल्सियस मतलब सेंटीग्रेड पे गल रहा है, और एक है ना 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गल रहा है, तो इन दोनों गलने की कंडीशन को क्या बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है किसका टेम्परेचर खतरनाक है, जबरदस्त है, कौन है ना मतलब आप टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रख रहा है, वो ये शो करना चाह रहा है। अगला है बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन, के का मतलब होता है केल्विन है, और गलन की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्थाओं में परिवर्तन का, यानी ठोस से द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तन का, ये तो मैंने थोड़ा समझाने के तौर पे लिख रखा है संगलन। संगलन का मतलब भी अपने पास में मेल्ट होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखो संगलन का मतलब भी मेल्ट, मेल्ट का मतलब ही हो गया गलन। याद यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, संगलन और गलन दोनों सेम ही है। ठीक है ना, नेक्स्ट अपने पास में ये देखो मैंने ऊपर भी लिख रखा है यहाँ समझाने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रहा अपने पास में कि संगलन, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा कम कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब आप देखते जाइएगा। तो अपने पास में मेरे पास में ये दे रखा है कि संगलन भी कहते हैं किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान जब समान रहता है तो ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है। अब आप एक चीज़ को समझना, किसी ठोस पदार्थ को गलने की प्रक्रिया में तापमान स्थिर रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म किया, तो 100 डिग्री से मैं ना कम कर रहा हूँ ना मैं बढ़ा रहा हूँ,
100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होता जा रहा है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी अगर गर्म हो रहा है तो ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ चलेगी। ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब हो गया जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब तापमान दिया तब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी हीट उत्पन्न हो रही है। वो हीट आपकी कहाँ कन्वर्ट हो रही है, आप तो क्या बोलोगे कि पानी को उबाल रही है, उबाल के वो क्या कर रही है, भाप बना रही है। लेकिन अगर आपका तापमान मूवमेंट नहीं कर रहा है, तापमान कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ जो हो रही है ना वो अपने आप में स्थिर अवस्था में ही हो रही है। एक तरह से समझ लो 40 की स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हो तो 40 की स्पीड पे ही गाड़ी चल रही है, ठीक है ना ये। लेकिन क्या ऐसे पॉसिबल होता है, क्या नहीं होता है। आपको पता है कि है ना ऐसे ऐसे मूवमेंट आता है कि मेरे को अपनी स्पीड कभी कम करनी पड़ती, कभी ज़्यादा करनी पड़ती। ऐसा टेम्परेचर के साथ में भी होता है। क्यों, क्योंकि आपका इफेक्ट पड़ता है कि मतलब आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे है ना उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हो ना, वो बंद कमरे के अंदर है, खुले वातावरण के अंदर है, वो किस जगह पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। अब यहाँ पे चीज़ समझनी है अपन को। कभी भी आप देखना, बर्फ़ है, बर्फ़ को आप नॉर्मली पानी के अंदर छोड़ दो, छोड़ने के बाद में आप वेट करो। जैसे ही वेट करोगे ना आप है ना, बस है ना एक थर्मामीटर होता है ना, उस थर्मामीटर को उसके ऊपर लटका दो। आप देखोगे थर्मामीटर के अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी। क्यों मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपका जो बर्फ़ का टुकड़ा है उसने अपने तापमान को पानी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, पानी ने अपने तापमान को बर्फ़ में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे तभी जाके है ना वो एक दूसरे को आकर्षण कर पा रहे हैं। आकर्षण का मतलब पिघला पा रहे हैं। बर्फ़ पिघलने की कोशिश कर रहा है पानी में, पानी मिक्स होने की कोशिश कर रहा है बर्फ़ में, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, तापमान परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ एक नोट करने वाली बात है आपके पास में, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। आपको तो लगेगा कि पानी ठंडा हो गया, लेकिन रियलिटी के अंदर आप 5 मिनट के बाद में नोटिस करोगे, 2 मिनट के बाद में नोटिस करोगे, जैसे ही बर्फ़ है ना आपके उसके अंदर पानी के अंदर पिघल जाती है, तो पिघलने के बाद में आप थोड़ी देर के अंदर नोटिस करोगे कि पानी वापस से अपने तापमान में आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको कहते हैं कि बर्फ़ डाल दिए, फटाफट से पानी को पी लो, ठंडा ठंडा है जल्दी पी लो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो बर्फ़ के अंदर जो टेम्परेचर था ना वो ट्रांसफ़र हो गया आपके पानी के अंदर, ठीक है ना, यही चीज़ है। तो नेक्स्ट है अपने पास में, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग हो जाता है। अब सीधी सी बात है, पतीला है, पतीले के अंदर पानी है, नीचे से मैं आग लगा रहा हूँ। आग जब मैं लगाऊंगा, आग लगाने का मतलब हो गया कि नीचे की तरफ फायर लगा रहा हूँ, तो फायर क्या होंगे, इसके कण को टच करेंगे, इसके कण को टच करेंगे तो इसके कण वाइब्रेट होंगे, तो एक कण दूसरे को, दूसरा कण तीसरे को, तीसरा कण चौथे को, ऐसे वाइब्रेशन मारते रहेंगे। तो वाइब्रेशन मारेंगे तो सीधी सी बात है, इसकी जो एनर्जी होगी ना उस फायर की, वो एनर्जी इसमें वेस्ट हो रही है, क्योंकि एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी, इस कंडीशन के अंदर वो वेस्ट हो रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे है ना ऊर्जा को, ऊष्मीय ऊर्जा को जो बोला है वो अपने पास में नेगलेक्ट हो रही है। नेगलेक्ट होने का मतलब अपने सामने शो ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। मैंने आपको बोला था कि ये देखो क्या बोल रहा है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। मैंने आपको बोला था पानी का जो तापमान है, पानी के तापमान को बर्फ अवशोषित कर लेता है, और बर्फ के तापमान को क्या करता है, पानी अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। और इस टाइप से ये जो ऊष्मा को है ना अवशोषित करना, एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर करना, और ट्रांसफर करके है ना चुपचाप से छुप जाना, उस ऊष्मा का छुप जाना, उस ऊष्मा को अपन क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। यही चीज़ अपन को समझनी थी कि गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट, LATENT। मैं आपको लिख देता हूँ, लिख के समझा देता हूँ मैं आपको। इसको कहते हैं अपने पास में लेटेंट हीट, ये गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है ना, H लिखा है ये मैंने, ठीक है ना। इसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब देखो गुप्त ऊष्मा के बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे कि आप इसको किस किस तरीके से समझ सकते हो। जैसे देखो अपने पास में, चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, तो ये माना जाता है कि ये बीकर में ली गई सामग्री में छुप जाती है। मैंने आपको बता दिया ये छुप जाती है, तो उस कंडीशन में इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय क्या है, यहाँ गुप्त का अभिप्राय मतलब ये है वायुमंडल, यहाँ पे छुपा होना है। गुप्त का मतलब यहाँ छुपा होना है। वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम ठोस है, 1 किलोग्राम का ठोस हो गया कि 1 किलोग्राम का कोई टुकड़ा है, ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जो स्थिति होती है, जितनी ऊष्मा उसको आवश्यक होती है, ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब यहाँ पे देखो लिखा है प्रसुप्त, प्रसुप्त को ही अपन गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, ये दूसरा नाम है।
प्रसुप्त। ठीक है ना, ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी, छोटी छोटी बातें हैं जो अपन को समझनी है। ठीक है ना, यही बातों का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे आगे अंदर कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है ना, कुछ मेरे वीडियो है ना साइंस के अंदर थोड़ी सी लैग हो गई है कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण, मतलब थोड़ा सा मैं किसी काम के अंदर थोड़ा बिजी हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है ना, तो मैं साइंस की है ना वीडियोज़ को लगातार कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि साइंस को जितने अच्छे ढंग से हो सके मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूं। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर उसके बाद में थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट आएगा, फिर उसके अंदर अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, बाय।